चैप्टर है हमारा, टॉपिक का नेम स्टीरियोकेमिस्ट्री। त्रिविम रसायन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इसके अंदर क्या टॉपिक है पहले सबसे पहला टॉपिक है आइसोमराइजेशन या आइसोमेरिज्म। हिंदी बोलते हैं समावेश। क्या होता है? ट्वेल्थ में आपने पढ़ रखा होगा, अगर आपके सुबह याद हो। समावेशता में क्या होता है आइसोमेरिज्म में, किन्हीं दो या दो से अधिक कंपाउंड के अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके गुण, उनके फिजिकल, केमिकल, उनके स्टीरियोकेमिस्ट्री और उनके स्पेशल अरेंजमेंट, उनके प्रकाशित गुण ये कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड आइसोमर कहलाते हैं और यह परिघटना आइसोमेरिज्म कहलाती है। इससे देखो क्या था कि अणुसूत्र तो समान होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होगा, लेकिन उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। तो ऐसे अणु जिनके अणुसूत्र समान हैं लेकिन गुणों में भिन्नता पाई जा रही है, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और यह परिघटना समावयवता आइसोमेरिज्म कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो सकती है। अब इसके टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। समावयवता कितने प्रकार की होती है? तो आइसोमेरिज्म को मेनली दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावयवता, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। अब इसको फिर से बांटा गया है कुछ भागों में। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहला है आपका चेन आइसोमेरिज्म। इसमें भी कहा जाता है श्रृंखला समावयवता। चेन आइसोमेरिज्म हिंदी में श्रृंखला समावयवता। दूसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता हिंदी में इसको बोलते हैं। तीसरा है थर्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म हिंदी में इसको कहा जाता है स्थान समावयवता। ठीक है। चौथा होता है चौथा है मेटामेरिज्म हिंदी में इसको कहा जाता है मध्यावयवता। एक और पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैं लिख देता हूं। एक और पार्ट में, वो पार्ट कहलाता है इसका टॉटोमेरिज्म। हिंदी में बोलते इसको चला वयवता। और एक और पार्ट है इसका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो संरचनात्मक समावयवता को कितने टोटल भागों में बांटा गया? 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो कौन कौन सा है? चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये 6 भागों में बांटा गया है जिसे संरचनात्मक समावयवता। स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी फिर से 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता, इसको हिंदी में कहा जाता है ज्यामितीय समावयवता। एक और पार्ट है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
हिंदी में इसको कहा जाता है प्रकाशिक समावयवता। तो समावयवता को मुख्यतः इस तरह से डिवाइड किया गया है, जो स्पेशली हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स में मिलती है। ये जो आइसोमरेज में है, हम कोवैलेंट मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे अणु जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, तो उनमें जनरली ये स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, स्टीरियो आइसोमरेज मिलती है। इनको फिर से इस तरह से डिवाइड किया गया है। अब एक एक करके हम देखते हैं है क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमरेज की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में क्या होता है, अगर इसको हम डिफाइन करें, परिभाषित करें, जब किन्हीं दो या दो से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, अणु सूत्र समान होंगे, लेकिन उनकी संरचनाओं में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे अणु, ऐसे मॉलिक्यूल्स इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर हैं उनमें कैसी हो, भिन्नता पाई जाती हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। और ये जो परिघटना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। इसको फिर से बांटा गया है 6 पार्ट्स में। अब एक एक करके हम देख लेते हैं इसको किस तरह से हमें विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे पहला था चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म इसमें क्या होता है, हिंदी में इसको कहा जाता है श्रृंखला समावयवता। होता क्या है, यहाँ पर कंपाउंड्स के अणुसूत्र समान होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक समान होते हैं, लेकिन उनकी श्रृंखला में अंतर पाया जाता है, उनकी चेन में अंतर पाया जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन एक कंपाउंड में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा और दूसरे में ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, दूसरा CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। दो अलग अलग कंपाउंड है। अब मुझे बताइए इसका अणुसूत्र, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, कैसे निकालते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, कार्बन कितने बने, C4। H कितने, 3 2 5 2 7 और 3 10, यानी क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ गया, C4H10। इसका देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कार्बन कितने 1 2 3 4, तो C4 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3 3 6 3 9 और 1 10, यानी इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, बिल्कुल सेम है। लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन है, लेकिन यहाँ क्या है, ब्रांच्ड चेन देखने को मिल रही है। इसीलिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन श्रृंखलाओं में अंतर पाया जा रहा है, इनकी चेन में अंतर देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये कैसे हैं, चेन आइसोमर है, और यह परिघटना चेन आइसोमरिज्म कहलाती है। इसको क्या लिखेंगे, इसका नाम होता है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन, देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज किया जाता है, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के, तो ये क्या है, एल्केन है। एल्केन के लिए हम एन यूज करते हैं। एन क्यों लिखा है हमने, एन क्योंकि ये नॉर्मल चेन है, एक सामान्य श्रृंखला है, इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल से एन ले लिया है, ये एन ब्यूटेन कहलाया। इसके अगर बात करें तो ये क्या है, ये इसका आइसोमर है। इसका क्या है, एन ब्यूटेन का आइसोमर है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, देखो ब्यूटेन दोनों में ही आ रहा है, क्योंकि भाई कार्बन तो दोनों में 4 है, लेकिन ये क्या है, एन ब्यूटेन है। एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है, सीधी श्रृंखला है। लेकिन यहाँ ये क्या, इसमें ब्रांच चेन है, ये इसका आइसोमर है। इन दोनों में कौन सी समानता है, चेन आइसोमरेज पाई जाती है। तो क्या समझ में आया कि जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन उनकी श्रृंखलाओं में, उनकी चेन में अंतर पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड चेन आइसोमर कहलाते हैं, और यह परिघटना चेन आइसोमरेज्म कहलाती है। हो गया क्लियर? ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। दूसरा क्या था हमारे पास,
दूसरा था फंक्शनल आइसोमर्स, क्रियात्मक समानता। फंक्शनल आइसोमर स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट था फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर्स, क्रियात्मक समानता। देखिए यहाँ क्या होता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, अनुसूत्र समान हो, लेकिन उनमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह कैसे हो, अलग अलग होते हों, तो ऐसे कंपाउंड फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं और यह परिघटना फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाती है। देखो कैसे, मैं यहाँ पर दो कंपाउंड लिख रहा हूँ, C2H5OH, एक लिखा मैंने CH3OCH3, ठीक है, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसका नाम डाइमेथिल ईथर, ठीक है, डाइमेथिल ईथर। देखो इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है, और यहाँ ईथर है, ईथर ये फंक्शनल ग्रुप है, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, काउंट करो, कितने कार्बन है, दो कार्बन है, यानी C2H कितने, 5 और 1 6 हो गए, C2H6, O कितने, 1, तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2H6O, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है। इसका काउंट करो, कितने कार्बन है, दो, तो C2H कितने हैं, H6O कितने, 1, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, बिल्कुल एक समान है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है, लेकिन इसमें क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है और इसमें इथाइल ग्रुप है, इसीलिए दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, क्रियात्मक आइसोमर हैं, इसलिए इनकी जो समावयवता है वो फंक्शनल आइसोमरिज्म कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्या था हमारे पास, नेक्स्ट था पोजीशनल आइसोमरिज्म, स्थान समावयवता। थर्ड था पोजीशनल आइसोमरिज्म, पोजीशनल आइसोमरिज्म, स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग की डेफिनेशन लगभग सबकी सेम है। होता क्या है, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उनमें उपस्थित किसी ग्रुप या एटम की पोजीशन अलग अलग होगी, उसकी पोजीशन अलग अलग होती है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, ये हमने ज़ाइलीन, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोज़ाइलीन, ऑर्थोज़ाइलीन। इसका दूसरा एक आइसोमर अगर हम लिखें, तो CH3, ये मेटाज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन। यहां अगर हम एक और लिखें, ये पैराज़ाइलीन बन जाता है, पैराज़ाइलीन। ठीक है, देखो सब कुछ सेम दिख रहा होगा, सब कुछ सेम दिख रहा है, लेकिन आप देखो इस ये वाला मिथाइल ग्रुप कहां है, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। ये ऑर्थो पोजीशन है, आपको बताया था, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन। यहां देखें यही मिथाइल ग्रुप कहां है, पैरा पोजीशन पे आ गया, सॉरी मेटा पोजीशन पे आ गया, लेकिन यहां पैरा पोजीशन पर है। देखो अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो बिल्कुल सेम निकलेगा। देखो निकालें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, यहाँ बेंजीन में से क्या होता है, देखो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, CH 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 CH, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कहलाता है। अब देखो एक CH3 यहाँ लगा है, इसका मतलब ये वाला H हटा होगा और ये CH3 यहाँ पर जुड़ जाता है। एक CH3 यहाँ लगा है, इसका मतलब ये वाला H हटा होगा तो जाकर CH3 बना होगा। अब देखो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करो, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कार्बन है, तो क्या मिला C8। H कितने, 1 2 3 4 4 और 3 7
और 3 10 H10 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आया C8H10। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H10 है, C8H10। इसकी बात करें, ये कब बना होगा कि भाई यहाँ का H निकल के CH3 जुड़ गया होगा। कहने का मतलब ये कुछ इस तरह से रहा होगा, यहाँ का H निकला और CH3 जुड़ गया। अगर आप काउंट करोगे तो C8H10 ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा हमारे लिए। ठीक है, पैराजाइलिन की अगर हम बात करेंगे तो पैराजाइलिन कैसे बना होगा, कुछ इस तरह से ऐसा रहा होगा, यहाँ से ये वाला H हटा होगा और यहाँ CH3 जुड़ गया होगा पैरा पोर्शन पे। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C8H10 है। ठीक है, तो तीनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन मिथाइल ग्रुप की पोजीशन कैसी है, अलग अलग है। इसीलिए क्या कहलाया, ये पोजीशनल आइसोमर कहलाए और ये परिघटना इनकी यह समानता पोजीशनल आइसोमरेज्म कहलाती है। तो क्या परिभाषा थी कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन किसी एक ग्रुप या एटम की पोजीशन कैसी होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो ऐसे पोजीशनल आइसोमर कहलाते हैं और यह परिघटना पोजीशनल आइसोमरेज्म कहलाती है। ठीक है, हो गया। अगली बात करते हैं, अगला क्या था नेक्स्ट हमारे पास, पोजीशन के बाद था मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म यानी मध्यमता, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म मध्यमता इसको कहा जाता है। होता क्या है मेटामेरिज्म में, यहां पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, दो या दो से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप से अटैच होने वाले एल्किल ग्रुप अलग अलग होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाले फंक्शनल ग्रुप अलग, जुड़ने वाले एल्किल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप नहीं एल्किल ग्रुप कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे, देखो यहां हमने एक कंपाउंड लिखा OC2H5, OC2H5, ठीक है, C2H5 क्या कहलाएगा, ये डाईएथिल ईथर कहलाता है। दो एथिल ग्रुप है और एक क्या ईथर ये ग्रुप है। इसका आइसोमर अगर हम लिखें तो OC3H7 और CH3, मेथिल प्रोपिल ईथर। ये मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप, और ये प्रोपिल ग्रुप है और ईथर ग्रुप है। तो मेथिल प्रोपिल ईथर, ये क्या है, डाईमेथिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करते हैं। देखो भाई यहाँ कितने कार्बन है, 2 और 2 4, C4 निकल के आया। यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ पर भी है, ठीक है, 1 और 3 4, दोनों का C4 निकल के आया। H कितने हैं, 5 और 5 10, यहाँ कितने हैं, 7 और 3 10, दोनों में क्या है H10 है। O तो दोनों में एक ही है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकला, C4H10O। लेकिन देखो फंक्शनल ग्रुप भी दोनों में एक ही है, लेकिन इधर एल्किल ग्रुप कौन है, एथिल है, लेकिन यहाँ कौन कौन है, मेथिल और प्रोपिल है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक ही फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाले एल्किल ग्रुप कैसे हैं, इसमें अलग हैं और इसमें अलग हैं। तो ये कहलाता है मेटामेरिज्म, मध्यमता। हो गया क्लियर, ठीक है। अब एक और बचा हमारे पास टॉटोमेरिज्म। इसके बाद एक और 2 बचे हुए, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म चला व्यवता कहा जाता है इसको, चला व्यवता। देखिए यहां क्या होता है, ये जो आइसोमेरिज्म है इस टाइप की, किसी एक एटम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने की वजह से होती है, इसीलिए इसको चला व्यवता कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा HCl, इसको बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन साइनाइड कहा जाता है। इसे दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। अगर इसके आइसोमर को अगर हम लिखें तो क्या होता है, HN, ठीक है, ये इसका आइसोमर होता है, ये इसका आइसोमर होता है कुछ इस तरह से। ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड और ये
हाइड्रोजन आइसोसाइन, आइसोसाइन, आइसो का मतलब क्या होता है, वही आइसोमर। तो देखो भाई यहां पर भी क्या है, एक H है, एक C है, एक N है। यहाँ क्या है, एक H है, एक N है और एक C है। तो देखो भाई क्या अंतर है दोनों में? अंतर क्या है कि हाइड्रोजन साइनाइड में जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। यानी हाइड्रोजन कार्बन से चलकर कहाँ गया, नाइट्रोजन पे गया है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन कोई एक एटम स्पेशली यहाँ पर हाइड्रोजन चलकर दूसरे एटम पर अटैच होता है जाकर, इसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड है मेटामर कहलाते हैं, सॉरी टॉटोमेरिज्म कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ जाता है। क्लियर हो गया? एक और बचा लास्ट, कौन सा है, रिंग चेन आइसोमेरेस। रिंग चेन आइसोमेरेस, रिंग चेन, रिंग चेन आइसोमेरेस, रिंग चेन। यहां पर क्या होता है कि फिर से भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन एक कंपाउंड में रिंग स्ट्रक्चर होगा और दूसरे में चेन स्ट्रक्चर होगा। यानी एक में रिंग बन रही होगी और दूसरे में चेन बन रही होगी। कैसे, देखो एग्जांपल लिखा मैंने, CH2 CH2 CH2, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्यों कहलाया साइक्लोप्रोपेन? साइक्लो का मतलब साइक्लिक रिंग बन रही है, प्रो 3 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड, एन आ गया, साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर कोई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो भाई कितने कार्बन हैं, 3, कितने 3 है, यानी C3, H कितने हैं 6। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखा, C3H6 निकल के आया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसका, साइक्लोप्रोपेन का। ये क्या है आपका, प्रोपीन है, प्रोपीन है या नहीं? देखो भाई 3 कार्बन है तो प्रोपीन, प्रो डबल बॉन्ड आ गया तो ये एल्कीन है, एल्कीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ई यूज करते हैं, तो ये प्रोपीन हो जाता है। कितने कार्बन है, 1 2 3, C3 है, H कितने हैं 3 4 और 2 6, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6 है, लेकिन इसमें रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें क्या है, चेन स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है और ये रिंग चेन आइसोमर कहलाते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अगले बार हम पढ़ेंगे। तो जो बच्चे एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सबसे बड़ा है, उसके अंदर सब टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं और वो टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।